अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। एक तो ये है कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब से राब्ता किया गया है और सियासी सरगर्मियों के हवाले से ना सिर्फ लंदन से बल्कि पाकिस्तान से भी जो एमक्यूएम की ख़ास तौर पर बीट करने वाले सहाफ़ी हज़रात हैं वो बड़े वसूख से इस बात का दावा कर रहे हैं कि राब्ता किया गया है। राब्तों में कहाँ बात बन पाई और कहाँ बात बिगड़ी, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने बानी एमक्यूएम को एक बार फिर जो है वो टारगेट बनाया है और ना सिर्फ टारगेट बनाया बल्कि उनके हक में सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो अल्ताफ़ हुसैन के हक में बात कर रहे हैं उनको भी टारगेट का निशाना बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गुल प्लाजा से मुतालिक। गुल प्लाजा में जो आग लगी थी वहाँ पर रात भर हम कवरेज करते रहे और जो सूरत हाल हमने देखी कोशिश करते हैं कि आपके सामने वो फैक्ट्स और हकायक रखें ताकि पता चल सके कि बुनियादी तौर पर कहाँ से गलती हुई और ऑपरेशन तकरीबन जो है 24 घंटे गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है। वजह क्या है? वहाँ से जो मौजूद ताजिर थे उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि 9:30 बजे के करीब आग लगी थी इस इमारत के अंदर और आग एम ए जिन्ना रोड का जो फ्रंट हिस्सा है वहाँ से आग लगी और उसके बाद आग देखते ही देखते इस कदर फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। मेरी चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड क्योंकि कैमरे पे बहुत सारे ताजिर जिनके अंदर दुकानें मौजूद थी और जिस वक्त आग लगी वो भी अंदर उस वक्त मौजूद थे, अपनी जान बचाकर बाहर निकले थे, उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि अगर हम कैमरों पे बात करेंगे तो हमारे ऊपर ना जाने क्या क्या जो है मजीद आफतें आ जाएंगी, तो इसलिए हम कैमरों पे बात नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने बताया कि चूंकि मुख्तलिफ जो प्लाजेज हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं उनकी दुकानें वहाँ वहाँ पर भी मौजूद हैं। जैसे उन्होंने बताया करीम सेंटर के अंदर, आरजे मॉल के अंदर, उसके अलावा गुल प्लाजा में भी तकरीबन हर फ्लोर पर जो है उनका कहना है कि हमारी 12-13 दुकानें मौजूद थी। लेकिन जिस तरह आग करीम सेंटर में लगी थी, जिस तरह आग जो है आरजे मॉल में लगी या और भी जिस तरह के जो शॉपिंग प्लाजा है वहाँ पर आग लगी, तो उस तरह की शिद्दत मैंने कभी नहीं देखी पहले जिस तरह की गुल प्लाजा के अंदर आग लगी। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि ये दावा है, ये इल्ज़ाम है और ये कहा जाता है कि सानिया बल्दिया में जब ये बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी तो ये दावा किया जाता था कि वहाँ पर भी इसी तरह जो है वो फैक्ट्री के अंदर आग लगी, देखते देखते पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया गया था और ये दावा किया जाता है कि वहाँ केमिकल छिड़का गया था। तो क्या कहीं ऐसा इल्ज़ाम तो नहीं है कि इस शॉपिंग प्लाजा जो गुल प्लाजा है इसके अंदर भी जो है वो अंदर जो है वो केमिकल छिड़का गया हो जिसकी वजह से आग तेजी से फैली हो? तो उनका ये कहना है कि देखें, ताजिर ज़्यादातर वहाँ मेमन हैं, कारोबारी हजरात मेमन हैं जिनके अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ न सिर्फ हैं बल्कि वो कारोबार करते थे और ख़ासतौर पर रमज़ान की आमद थी तो लोगों पहले से तैयारी करके लोगों ने शॉपिंग कर रखी थी, क्योंकि कराची का ये पाकिस्तान का वाहिद बड़ा शॉपिंग प्लाजा है जो पूरे पाकिस्तान को होलसेल रेट पर जो है वो यहाँ से तमाम, चाहे वो ज्वेलरीज हों, बच्चों के खिलौने हों, कपड़े हों, डेकोरेशन का सामान हो या दीगर जो सामान है वो सस्ते रेटों पर मिलता है। तो लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी ताकि रमज़ान के दौरान जो शॉपिंग होती है बड़ी तादाद में होती है तो उसके लिए जो वो शॉपिंग एडवांस में उन्होंने करके रखी थी। तो उनका ये कहना है कि उनके पैसे डूब गए, उनको वो तबाह हो गए और उसके बाद फिर चूंकि सामान जब मौजूद था, जब आग लगी तो फैली किस तरह तेजी से उनको पता नहीं चला, लोग जान बचा के निकले। और कई तो मैंने खुद देखा, मैं वो लम्हा और वो उनकी तकलीफ बयान नहीं कर सकता जो अपने प्यारों को ढूंढते हुए खवातीन, मर्द, बुजुर्ग जो फैमिलीज ढूंढती वहाँ पहुंची थी, क्योंकि रात से आग लगी हुई थी और रात से लोग मारे मारे फिरे थे। लेकिन सुबह तकरीबन कोई 4-5 बजे के करीब जब हम लाइव हिट पे थे तो उस दौरान फैमिली आई, उन्होंने बताया कि उनका बेटा नौजवान जिसकी उम्र 18 साल है वो काम करता था, उसका कुछ नहीं पता चल पा रहा और उसके जो सेठ था जिसके पास वो काम करता था उसका नहीं पता चल पा रहा। तो इस तरह जो है वो वहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा था लोगों को कि जो है वो जो लोग हैं लापता थे वो इस वक्त कहाँ हैं, किस हालत में, किसी को कख नहीं पता था। और ख़ासतौर पर जो बॉडीज़ हमारे सामने वहाँ से निकाली गई वो खिड़कियों के साथ चिपकी हुई थी, जिनके हाथ, पाँव और मुंह मुकम्मल तौर पर झुलस चुका था, बॉडी का दूसरे हिस्से में मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे और वो चिपके हुए थे, बाहर की तरफ देख रहे थे। और उस दौरान आग ने उनको लपेटा और वो अपनी जान गंवा बैठे। उनको जो बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू इदारों ने जो है वो वहाँ से रिकवर किया, वहाँ से बॉडी बरामद करने के बाद अस्पताल मुंतकिल की। मामला यहाँ ये आता है जो हमने अपनी आंखों से देखा, ताजिर क्या कह रहे हैं, वहाँ की आवाम के क्या रिएक्शन है और गवर्नमेंट के क्या दावे हैं, वो सारी अपनी जगह पर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऑपरेशन जिस तरह शुरू हुआ, क्योंकि तकरीबन कोई 12:30 बजे के करीब हम वहाँ पहुंचे थे, रात में हमें कहा कि चैनल की तरफ से कि जाके आपने लाइव हिट देनी और पूरी रात तकरीबन
آپ اگر یوٹیوب پہ بھی جائیں گے بعد میں جا کے دیکھیں گے تو پوری رات میں براہ راست کوریج کرتا رہا، براہ راست پبلک کو آگاہ کرتا رہا، بتاتا رہا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ جو فائر فائٹرز، فائر ٹینڈرز یہاں موجود تھی، چاہے وہ کے ایم سی کی تھیں، ریسکیو 1122 کی تھیں یا دیگر، ان کے پاس پانی کی قلت تھی۔ 12 سے 18 بلکہ 20 کے قریب فائر ٹینڈرز 3 جگہوں سے آگ بجھا رہے تھے۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے جگہ تنگ ہے، گلیاں ہیں، جگہ چھوٹی ہے، تو فائر ٹینڈرز کو آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہاں پر کھلی جگہ تھی، چاہے وہ ایم اے جناح روڈ تھی یا ڈی سی آفس والی سائڈ والا جو روڈ تھا اس طرف سے دیکھیں یا پھر عقبی حصے سے دیکھیں، آپ کو یہ ہیلی شاٹس بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کھلی جگہ تھی، گاڑیاں قریب کھڑے ہو کے جو وہ آگ بجھا سکتی تھی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن سست روی کا شکار ہوتا رہا، بار بار تعطل کا شکار ہوتا رہا، بار بار آپریشن کو روکا جاتا رہا۔ چونکہ پانی نہیں تھا، پانی کی فراہمی نہیں تھی، حکومت کی طرف سے نیپا اور سفورا کی طرف کہا گیا کہ جو واٹر ہائیڈرنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اور پانی بلا تعطل جاری رہے گا۔ لیکن نہ صرف ٹینکر پانی جو بھر کے لا رہے تھے، بلکہ وہ اور دوسرے جو فائر ٹینڈرز سے ان کے اندر بھی پانی ختم ہو رہا تھا۔ لوگوں نے مجبوراً احتجاج کیا اور گالیاں دی اور گورنمنٹ کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک برا بھلا کہا کہ خبروں میں تو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، میڈیا پر تو بڑی بڑی اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی ایمرجنسی نافذ کر دی، اس کو کہہ دیا گیا وہ ادارہ ایکٹیو ہے، وہ ادارہ ایکٹیو ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موبائل فون بیچتے ہیں اور موبائل فون بیچ کر جو ہے وہ ہم پانی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں لایا جائے تاکہ آگ بجھائی جائے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ اتنا طویل ہو گیا کہ پہلے آگ کے ابتدائی جو 3-4 گھنٹے تھے ہمیں بتایا گیا کہ آگ کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، کیونکہ فائر ٹینڈرز کے جو کام ہے آف دی ریکارڈ ان سے بھی بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ہم جب آگ کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، قابو کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیں یا تو گاڑیاں پیچھے ہٹانی پڑ جاتی ہیں یا پھر واٹر ٹینکرز کام کے لیے واٹر کارپوریشن کو یا واٹر بورڈ کو کہنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد پانی شارٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو آگ پھر جو ہے وہ ایک تیزی سے شدت کے ساتھ پھیلتی ہے، تو اس وجہ سے آپریشن میں ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ کیمرے پہ یہ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ پانی بار بار تعطل کا شکار رہا۔ گورنر آئے وہاں 3-4 گھنٹے وہاں رہے، ارشد وورا جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا، اس طرح مختلف جو رہنما ہیں، جماعت اسلامی کراچی کے امیر بھی وہاں آئے، لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، مارے پھرے تھے، اربوں کروڑوں روپے کا ان کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ اور آپ نے جس طرح کی صورتحال دیکھی، عمارت مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ اب مکمل طور پر گل پلازہ جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، کتنا ان کے لیے کرامت تھا، کتنا جو ہے وہ ان کے لیے ایک زبردست قسم کی مارکیٹ تھی، لیکن وہ تباہ ہو گئی ہے۔ سب چیزیں جل چکی ہیں، عمارت منہدم ہو چکی ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد، آگ لگنے کے 3 گھنٹے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب پیچھے ہٹ جائیں، عمارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ تو اب تک تقریباً 50 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں جو گورنمنٹ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ وہاں ان کو اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ باقی اور کتنے لوگ ہیں، تاجروں نے ہمیں خود بتایا کہ ان کے ساتھی جو اس اندر پھنسے ہوئے تھے وہ باہر نہیں نکل سکے، ان کا سٹاف عملہ اندر تھا اور کئی فیملیز شاپنگ کے لیے جو آئی ہوئی تھی وہ اندر پھنسی ہوئی تھی۔ اس طرح پوری رات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، لوگ بے بسی کا شکار تھے۔ دوسری بات ہم آتے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر۔ پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں، کراچی دارالحکومت ہے، کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ، صوبائی حکومت پوری ان کے کنٹرول میں ہے، میئر بھی ان کے کنٹرول میں ہے، پورا شہر جگہ جگہ سے کھدا ہوا ہے۔ پانی کی سپلائی لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتی، تو اب سوچیں آگ بجھانے کے لیے پانی کی سپلائی کتنی تیزی سے ہو سکے گی۔ اور یعنی کہ نہ صرف نااہلی نظر آئی مجھے، بلکہ جو ہے وہ غفلت، لاپرواہی، بے حسی اور قابلیت کا فقدان نظر آیا، کہ وہ قابلیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور بے حسی یعنی کہ جستجو ہی نہیں لوگ کرتے، لوگوں کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی جل رہا ہے تو اس کو کس طرح بچانا ہے، کوئی مر رہا ہے تو اس کو کس طرح ریسکیو کرنا ہے، یہ لوگوں کے اندر جذبہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم ایک طویل عرصے سے اقتدار میں رہی، حکومت میں رہی۔ انہوں نے کیا کیا، آج کل کے حالات میں کیا ہے، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایس بڑی تعداد میں ہیں، کیا کیا انہوں نے، وہ آپ نے دیکھا، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی کہ جو چیزیں آگ بجھی، کیا عمارت میں سب کچھ جب جل کر خاک ہو گیا، عمارت گر گئی، اگر ابھی بھی آگ اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر اس کا آگ کے بجھانے کا کیا فائدہ۔ مختلف وزراء جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑی طریقے سے ہم نے وہ کیے، ہم نے ہدایت کی۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اس طرح بات کرتا ہوں کہ الطاف افطن صاحب سے، ان کے کچھ ساتھیوں سے یہاں کے پاکستان کے بتایا گیا ہے، مختلف صحافیوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے رابطے کیے گئے کہ وہ سیاسی طور پر بانی ایم کیو ایم رہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ رکھ کے، لیکن وہ کسی کو جانشین نامزد کرنے کے بعد جو ہے وہ
कराची में सिंध में या पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों का जो है वो शुरू कर दें। और उसके बाद फिर उनकी तरफ से, क्योंकि एमक्यूएम की बीट करने वाले भी दोस्तों ने मुझे बताया कि उनकी तरफ से कुछ लोगों के नाम लिए गए जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में अहम ओहदों पर हैं, एमएनएस हैं और मुख्तलिफ जो है वो ओहदों पर पाकिस्तान में काम करते हैं। उनके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया गया कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब को इजाज़त मिलती है तो एमक्यूएम पाकिस्तान के फलां, जिसमें मैं आपको नाम भी बताऊँ अगर कुछ, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कुछ खवातीन और कुछ मर्द दीगर जो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उनके ऊपर कहा गया कि वो उनके पसंदीदा लीडर नहीं है, लिहाजा उनको जो है एमक्यूएम से अलग किया जाए। अगर बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब को इजाज़त मिलती है तो फिर वो तैयार है। लेकिन उस बारे में जो मुक़्तदर हल्के हैं उनका जो है वो हम कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है, डेडलॉक रहा और वहाँ बात कामयाबी से नहीं हो सकी। 2 महीने से ये बातचीत जारी थी, लेकिन अब ज़राए बताते हैं कि बातचीत का सिलसिला रुक चुका है। दूसरा, जो मुस्तफा कमाल साहब हैं, उन्होंने अपने बयान की मज़ीद वजाहत की है, क्योंकि उनसे एक एंकर है, उन्होंने सवाल किया कि क्या बानी एमक्यूएम को जो इजाज़त मिलने वाली है या इजाज़त मिल गई है। तो वो बात अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कही वो बताने से पहले मुक़्तदर हल्कों से जो पैचअप कराने की कोशिश की गई या सियासी सरगर्मियों में इजाज़त के हवाले से बात करने के लिए जो मुज़ाकरात किए गए, तो उस दौरान भी बताया ये गया है कि जो है वो न सिर्फ ख़ास अंदाज से ये कहा गया है कि कुछ नापसंदीदा जो लोग होंगे वो एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम सिर्फ जो होगी उसके अंदर नहीं होंगे, बल्कि कुछ लोगों के नाम भी लिए गए हैं। तो बहरहाल उसमें मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है अपने उस बयान में कि अल्ताफ हुसैन साहब को इजाज़त नहीं मिलेगी। बताया ये गया है कि बुनियादी तौर पर जो तलखियाँ हुई हैं, पिछले आप 1-1.5 महीने से देख रहे हैं, वो तलखियाँ उन मुज़ाकरात में नाकामी के बाद हो रही हैं दोनों ग्रुपों के दरमियान। तो मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि कुछ लोगों में तो हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर जो है वो अल्ताफ हुसैन जिन्होंने नौजवानों को मरवाया, शोहदा कब्रिस्तान भर दिए गए, वो लोग लापता हुए, इमरान फारूक के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया और इस साथ ही साथ और भी बेशुमार इल्ज़ाम आयद किए गए। तो उसमें मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि जो लोग कहते हैं जी अल्ताफ हुसैन साहब को माफ़ कर देना चाहिए, शेर व शायरी बैठ के करते हैं, बुनियादी तौर पर वो बेरोजगार लोग हैं, उनको हालात का, हकायक का जो बिल्कुल भी नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि हमारे यानी कि अनीस कैम खानी साहब और मुस्तफा कमाल साहब के होते हुए अल्ताफ हुसैन साहब को किसी भी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं मिल सकती, कम से कम हमारे होते हुए तो उनका कहना है कि अब नहीं होगा। तो मज़ीद देखते हैं सारी सूरत हाल को, क्योंकि लोगों के अंदर ये ख्वाहिश है कि आपने देखा लोग जल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, आए रोज़ कराची के अंदर जो है वो आग लगती है या इस तरह के हादसात होते हैं। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या किया? लोगों की तवक्कुआत एमक्यूएम से है, एमक्यूएम से रहेगी और हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि एमक्यूएम के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनके हाथ में क़ुव्वत रही, ताकत रही, तो वो ना सिर्फ बड़े बड़े मसाइल को हल करते थे, बल्कि जो वो बहुत ज़्यादा जो है अवाम के लिए भी, फलाह बहबूद के लिए भी काम करते थे। लेकिन अब चूँकि एक अलामती एमएनएस, अलामती एमपीएस, अलामती मिनिस्ट्रियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन ये कि अवाम के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसलिए महसूस किया जाता है कि एमक्यूएम को एक बार फिर मुतहद करके जो है वो किसी तरीके से, जो पीपल्स पार्टी के बारे में जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने भी और कई लोगों ने भी कहा कि लोग उनसे नाराज़ हैं कि तुम लोगों ने किया है, तो जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया भी देख रही है कि आग बुझाने के लिए इतनी जो वो मशीनरी होने के बावजूद शहर के मरकज़ में एक प्लाजा को नहीं बचा सकते, तो और क्या कुछ करेंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल जो मुक़्तदर हल्के हैं वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, तो वो चाहते थे कि ये सारे जो धड़ेबंदी है एमक्यूएम के अंदर से ये ख़त्म हो जाए, ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए, जो लोगों का एक दरीना मसला है वो हल करने के लिए कुछ ना कुछ हो सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। मुज़ाकरात अभी डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं। मज़ीद शायद आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी है, आपके सामने तफसीलात रखते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।